नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो अपना टॉपिक है वो भारत के ऊर्जा संसाधन है। ऊर्जा संसाधन से संबंधित जितने भी लेटेस्ट आंकड़े उपलब्ध हैं उन सब का समावेश कर दिया गया है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसने जो महीनेवार मतलब मंथली वो जो स्टेट्स जारी करते हैं उन स्टेट्स को मैंने इसमें शामिल किया है ना। 31 जुलाई 2025 तक के स्टेट्स जो है ना इसमें क्या है आपके शामिल हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जून माह में जो आपकी नवीकरणीय ऊर्जा संस्थापित जो क्षमता थी सबसे ज्यादा वो हो गई थी राजस्थान की, लेकिन जुलाई माह आते आते वापस से पहले नंबर पर कौन आ गया है आपका जो है ना वो गुजरात आ गया है। मतलब अब आपको ये बताना है कि जुलाई 2025 में नवीकरणीय ऊर्जा की जो संस्थापित क्षमता है वो सबसे ज्यादा वापस से किसकी हो गई है, गुजरात की हो गई है। तो ऐसे जो भी अवेलेबल आंकड़े हैं उन सबका समावेश इसमें किया गया है। किस प्रकार के प्रश्न जो है ना पूछे गए हैं और किस प्रकार के प्रश्न जो है ना आपके पूछे जाएंगे उन सबका जो है ना इसमें समावेश कर दिया गया है। मैं तो केवल आपको इतना कह सकता हूं, इतना विश्वास दिला सकता हूं कि एक बार जैसे ही आपका ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा है ना, तो आप जो है ना वो कॉन्फिडेंस, आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भारत के ऊर्जा संसाधन से संभवतः मेरा प्रश्न अब गलत नहीं होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है ना। कंटेंट तो लाइक करोगे ही करोगे क्योंकि वो तो बहुत ही शानदार होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर जो है ना वो क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जो है ना वो आपका कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां ध्यान दे लेना है ना। नवीकरणीय ऊर्जा की सर्वाधिक संस्थापित क्षमता इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कौन से राज्य की है 30/6/2025? तो इसका आंसर मैं आपको बता ही चुका। 30/6/2025 तक तो कौन था, राजस्थान था। लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछ लेता है 31 जुलाई 2025 तो 31 जुलाई 2025 तक आपका फिर से एक नंबर पर कौन आ गया है, गुजरात आ गया है। ध्यान रख लेना। ठीक है, अगर आपसे ऐसे पूछ लेता है कि दिसंबर 2024 तक सबसे ज्यादा नवीकरणीय है ना, सबसे ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा संस्थापित क्षमता कौन से राज्य की थी, तो भी आंसर कौन आएगा, गुजरात आएगा। राजस्थान एक बार आया है जून में पहले नंबर पर, ध्यान रख लीजिएगा है ना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी जो संस्थापित क्षमता है उसकी अपन बात कर लें तो किसके अनुसार है, देखो पढ़ो है ना, किसके अनुसार है। यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, उस लाइन को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। लाइन क्या लिखी हुई है, एम है ना, लाइन क्या है, MNRE। इसका मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब ये जो आपका नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है उसकी साइट के अनुसार है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार है। सबसे ज्यादा एक नंबर पर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक और फिर महाराष्ट्र। इनके ऊपर गौर मत करना, इनके ऊपर गौर मत करना कि 37,818 ये पहले के आंकड़े हैं है ना, क्योंकि अभी जो नए आंकड़े आए हैं उसमें राजस्थान जो है ना वो 2 नंबर पर जा चुका, गुजरात जो है ना वो पहले नंबर पर आ चुका है। लेकिन इन आंकड़ों में भी क्या हुआ है, मतलब क्या हुआ है, फेरबदल हुआ है। तो आंकड़े आपके काम के नहीं है। हाँ, इतना याद रख सकते हो कि लगभग 37,000 मेगावाट, लगभग 37,000 मेगावाट कहाँ की है, आपकी राजस्थान की है। लगभग 37,000 मेगावाट किसकी है, गुजरात की है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, बाकी फिगर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें चेंज हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। एक नंबर पर कौन था जून 2025 तक, राजस्थान। 2 नंबर पर गुजरात, 3 नंबर पर तमिलनाडु, 4 नंबर पर कर्नाटक, 5 नंबर पर महाराष्ट्र। और अगर आपसे पूछ लेता है कब, जुलाई, तो जुलाई में है ना, जुलाई में 1 नंबर पर आ गया आपका वापस से कौन सा, गुजरात। आगे आएंगे वो आंकड़े। 2 नंबर पर आपका आ गया है कौन सा, राजस्थान। बाकी 3 नंबर पर और 4 नंबर पर आपके सेम ही है। 3 नंबर आपका कौन सा है, तमिलनाडु। मतलब ये देश के वो टॉप स्टेट है, मतलब ये 3 राज्य देश के ऐसे हैं जहां सर्वाधिक नवीकरणीय स्थापित क्षमता पाई जाती है ना। सबसे ज्यादा गुजरात में, 2 नंबर पर राजस्थान में, 3 नंबर पर कहां है, आपके तमिलनाडु में है। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा है ना। फिगर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फिगर आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, इस वाले प्रश्न पर भी आ जाओ, देखो है ना, ये भी बड़ा शानदार प्रश्न है। गैर जीवाश्मीय ईंधन वर्ग में
भारत में कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की सर्वाधिक संस्थापित उत्पादन क्षमता है, मतलब कौन से में है ना, सौर ऊर्जा, सॉरी पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या जल विद्युत ऊर्जा। तो आरपीएससी ने जो इसका राइट आंसर माना है वो ये माना है सौर ऊर्जा। कौन सा आंसर माना है, आरपीएससी ने ये राइट आंसर इसका माना है, जबकि इसमें राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, पवन ऊर्जा होना चाहिए। पवन ऊर्जा क्यों होना चाहिए उसकी चर्चा मैं अभी कर देता हूं, आपको आरपीएससी के अनुसार जाना है। आरपीएससी ने जो है ना इसका कौन सा आंसर माना है, सौर ऊर्जा जो है ना वो राइट आंसर माना है, ठीक है। बाकी होना कौन चाहिए, पवन ऊर्जा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, आ जाओ, है ना, क्यों होनी चाहिए। यहां देखो, अगर आपको थोड़ा सा नजर आ रहा है, शायद नजर आ ही रहा होगा, यहां देखो किसके अनुसार है, ऊपर वही किसका रेफरेंस दिया गया है, ध्यान से देखो, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अनुसार है। अब यहां से देखो, देश में 150 मीटर पर पवन विद्युत संभाव्यता, मतलब 150 मीटर की ऊंचाई पर अगर पवन चक्कियां स्थापित की जाती हैं तो देश में कुल कितनी पवन ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है। तो यहां लिखा हुआ है देश में कितनी का हो सकता है ना, 1163.85 जो आपका कौन है ना, मेगावाट है, ठीक है ना। ये मेगावाट नहीं है, ये गीगावाट है, ठीक है, ध्यान रखना, ये किसका है, गीगावाट है, ठीक है, ध्यान रखना। कितनी हो सकती है, 1163.85 गीगावाट क्या हो सकती है, पवन ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है। जबकि अपने देश में सौर ऊर्जा वो है 748 पॉइंट कुछ, जिसको मान लिया जाता है 750 गीगावाट। अपने पूरे देश में सौर ऊर्जा उत्पादन होने की मतलब जो संभाव्यता है वो कितनी है, 750 गीगावाट है। जबकि अगर पवन चक्कियां 150 मीटर से 150 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित की जाती हैं तो कितनी है आपकी, 1163.85 गीगावाट है, ठीक। अब यहां से प्रश्न देख लेना, 150 मीटर की ऊंचाई पर अगर पवन चक्कियां स्थापित की जाती हैं तो सबसे ज्यादा जो पवन ऊर्जा संभाव्यता है वो किसकी है, राजस्थान की है। और दोनों ध्यान रखना, 284.85 गीगावाट, एक नंबर पर राजस्थान है, 2 नंबर पर आपका कौन सा है, गुजरात है, 3 नंबर पर कौन है, महाराष्ट्र है, 4 नंबर कर्नाटक, 5 नंबर आंध्र प्रदेश। अपने लिए ध्यान में रखने हैं राजस्थान और गुजरात। इसलिए ध्यान में रखना है कि जब आपसे ऐसे पूछ ले 120 मीटर की ऊंचाई पर अगर पवन चक्कियां स्थापित की जाती है ना, तो कौन से राज्य की सर्वाधिक पवन ऊर्जा संस्थापित क्षमता होगी, मतलब संभाव्यता होगी, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा 120 मीटर की ऊंचाई पर, तो आंसर आएगा आपका कौन सा, गुजरात, ध्यान रखना। और अगर 100 मीटर भी पूछ लेता है कि 100 मीटर की ऊंचाई पर जो है ना वो सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन कहां किया जा सकता है, तो भी आंसर कौन आएगा, गुजरात आएगा। लेकिन अगर पूछता है कितने मीटर की ऊंचाई पर, 150 मीटर की ऊंचाई पर, तो आंसर आपका कौन आएगा, राजस्थान आएगा, ठीक है, ध्यान रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण था ये। आगे चलते हैं भैया। तो मैंने आरपीएससी वाली जो बात थी ना उसका भी यहाँ आपको आंसर दे दिया है ना। अब यहां से देखो, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करो। देखो प्रश्न आ गया है, प्रश्न को पढ़ो थोड़ा सा ध्यान से और आंसर देने का प्रयास करो, है ना। है ना, तो प्रश्न देखो क्या है, 8 अप्रैल 2025 तक भारत में जमीनी स्तर से 150 मीटर की ऊंचाई पर पवन विद्युत संभाव्यता निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक है। तो अभी तो बताया मैंने कौन से राज्य में है, आपके राजस्थान में है। कितनी गीगावाट है, तो अभी बताया था ना 284.25 गीगावाट। तो 284 गीगावाट जो है ना वो आपको ध्यान रखना है। जिस भी विद्यार्थी ने इसका सही आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं। सारे जो कंटेंट है ना, सारे जो आंकड़े हैं वो मैंने इसमें समाहित कर दिए हैं। एक बार आप सेशन को एंजॉय कीजिए। यहां आ जाओ, अब कितने मीटर की ऊंचाई की बात हो रही है, देश में 120 मीटर की ऊंचाई पर पवन विद्युत संभाव्यता, तो पूरे देश में तो कितनी है ना, 695.50 गीगावाट है, ठीक है। कितना है, 695 पॉइंट आपका कितनी गीगावाट है, 95 गीगावाट है, ठीक है, ध्यान रखना है, 695.50 गीगावाट ये भर में। जबकि अगर 150 मीटर की ऊंचाई पर अपन स्थापित करना चाहें तो 150 मीटर की ऊंचाई पर कितनी आई थी, 1163 पॉइंट कुछ आई थी। तो 1163 पॉइंट कुछ आई थी, तो आप बोल सकते हो 1163 गीगावाट है। और 150 मीटर की ऊंचाई पर पहला स्थान किसका था भैया, राजस्थान का था, है ना। कितनी
284 गीगावाट। था या नहीं था? था। आगे आओ, यहां 120 मीटर की ऊंचाई पर राज्यों में क्रम देखो, एक नंबर पर कौन आ गया? गुजरात, 142.56 गीगावाट। राजस्थान कितना है? अपने लिए ये काम का है। राजस्थान कितना? 127.75। फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र और कौन सा? आंध्र प्रदेश है। तो 120 मीटर की ऊंचाई पर अगर प्रश्न पूछ लेता है तो कौन है? गुजरात है। और 150 मीटर पर पूछ लेता है तो कौन है? राजस्थान है। अगर ऐसे पूछ लेता है कि 120 मीटर की ऊंचाई पर राजस्थान में पवन ऊर्जा संभाव्यता कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 127.75 गीगावाट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आंसर गलत मत करके आ जाना, है ना? आंसर गलत मत करके आ जाना। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना? आगे चलते हैं रबिया, अगला प्रश्न। और ये प्रश्न जो है ना वो आपकी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आया हुआ है। 31 मार्च 2021 तक निम्न में से किस राज्य की पवन ऊर्जा क्षमता धरातलीय सतह से, है ना, 100 धरातलीय सतह से 100 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक थी? तो इसका आंसर कौन है? इसका आंसर अभी तो मैंने बताया कौन है? गुजरात है। अगर पूछता है 150 मीटर की ऊंचाई पर, राजस्थान। पूछता है 120 मीटर की ऊंचाई पर, गुजरात। पूछता है 100 मीटर की ऊंचाई पर, गुजरात। ठीक है। अगर ये पूछ लेता है कि 150 मीटर की ऊंचाई पर राजस्थान कितना? 284 गीगावाट। 120 मीटर की ऊंचाई पर कितना है राजस्थान? 127.75 गीगावाट। और अगर 100 मीटर की ऊंचाई पर पूछ लेता है राजस्थान तो वो कितना होगा? तो नीचे देख लेना, है ना, नीचे आ जाइएगा, मतलब आगे आ जाएगा। ये रहा राजस्थान का भी आंकड़ा आपके सामने है। तो राजस्थान देखो सबसे लास्ट में है, लगभग कितना? 18.17 गीगावाट ही है। कितने मीटर की ऊंचाई पर? कितने मीटर की ऊंचाई पर? ध्यान रखना, कितने मीटर की ऊंचाई पर? आपके 100 मीटर की ऊंचाई पर है ये राजस्थान में, है ना? और राजस्थान में अगर आपसे पूछ लेता है 120 मीटर की ऊंचाई पर तो कितना है? 127.75 गीगावाट है। और अगर 150 मीटर की ऊंचाई पर पूछ लेता है तो राजस्थान में कितना है भैया? 284 गीगावाट है। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ आ जाओ, एक नंबर पर कौन है? गुजरात, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, फिर आंध्र, फिर तमिलनाडु और फिर कौन है? राजस्थान है। अपने को ये ध्यान रखना है गुजरात, और लास्ट वाला ध्यान में रखना है राजस्थान। राजस्थान की कितनी है? 18.77 गीगावाट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ रहा हूं, है ना? अगला प्रश्न। अच्छा, कुछ आंकड़े दिए गए हैं, वो भी देख लो एक बार, है ना? आंकड़े भी बड़े काम के हैं। यहां से कौन सा आंकड़ा जो है ना वो आपको ध्यान में रखना है वो बता देता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी 30 जून 2025, कितना है ये? 30 जून 2025 तक संस्थापित अक्षय ऊर्जा। तो यहां से और सा ध्यान रखना, पवन ऊर्जा तो हो गई है 51,674, मतलब लगभग कितनी गीगावाट है? 51.56 गीगावाट। कब तक? 30 जून तक। और अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 तक, है ना, लगभग 11,637 गीगावाट मेगावाट जो है ना वो पवन ऊर्जा क्षमता और ऐड की गई। अपने को ये ध्यान रखना है सौर ऊर्जा 1 लाख, है ना, 16,247.83 गीगावाट, मतलब ये वाला फिगर ध्यान में रखना है कितना? 116.2 गीगावाट, है ना? ये दो ही चीजें ध्यान में रखनी है। अगर आपसे पूछता है पवन ऊर्जा संस्थापित क्षमता तो वो तो ध्यान रखनी है लगभग 51.6 गीगावाट। कब तक? जून 2030 तक। और अगर आपसे पूछ लेता है कौन सा? सौर ऊर्जा, तो ये हो जाएगी 116 पॉइंट कितना? 2 गीगावाट। आगे जो है ना जुलाई का आंकड़ा भी दिया हुआ है। आगे कौन सा आंकड़ा भी है? जुलाई वाला। अभी ये याद रखना, ये याद रखना कब तक? आपके 30 जून 2025 तक पवन ऊर्जा है 51.6 और सौर ऊर्जा है कितना? लगभग 116 गीगावाट है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर ये इसमें अलग अलग आंकड़े दिए हुए हैं। ये जो सौर ऊर्जा है 116.25 गीगावाट, ग्राउंड माउंटेन 89 और रूफटॉप जो है ना वो कितना है, और हाइब्रिड जो है ना वो 3.6 है, और ऑफ ग्रिड जो है ना वो आपका कितना है? ये है। ठीक है, यहां से देखो, देखिए प्रश्न का आंसर, मजा आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर अगर आप सभी विद्यार्थियों ने दे दिया तो। क्या कह रहा है? असंगत का चयन करना है, नवीकरणीय ऊर्जा और विश्व में भारत का स्थान। कितनी काम की चीजें हैं। समग्र नवीकरणीय ऊर्जा में क्या भारत का चौथा स्थान है विश्व में, और पवन ऊर्जा, है ना, क्षमता में क्या राजस्थान का विश्व में चौथा स्थान है। ठीक है, ध्यान रखना। सौर ऊर्जा क्षमता में क्या राजस्थान का इसका भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। ध्यान रखना, तीनों ही सही है। समग्र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में, समग्र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में भारत का
विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। पवन ऊर्जा क्षमता में भी कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। और सौर ऊर्जा क्षमता में भी कौन सा स्थान? तीसरा स्थान। ठीक है, ध्यान रखना सारे सही है, ये सारे ही क्या है आपके सुमेलित है। ध्यान रखना डायरेक्ट प्रश्न आपका यहां से बन सकता है ना। 31 दिसंबर 2000 कब तक का आंकड़ा है देखो ये भी, है ना। 31 दिसंबर 2024 तक राज्यवार स्थापित विद्युत, कौन सी विद्युत? पवन ऊर्जा क्षमता किसके अनुसार? मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अनुसार। अब देखो ये 31 दिसंबर 2024 तक की बात थी। अभी हमने पीछे बात की कब तक की? थोड़ा सा अगर याद आ रहा है ना, अभी हमने बात की थी, मैं सारी चीजें जो है ना आपको याद करवा देता हूं। ये तो 31 दिसंबर की है, मतलब अगर आपसे ऐसे पूछ लेता है 31 दिसंबर 2024 तक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता तो कितनी हो गई? 48.16 गीगावाट। अगर आपसे ऐसे पूछ लेता है 30 जून 2024 तो वो आई थी आपकी कितनी? 51, है ना, 51.6 गीगावाट आई थी कि नहीं आई? 51 पॉइंट कितनी? 6 गीगावाट आई थी। ठीक है, ध्यान रखना ये 2 तारीख 31 दिसंबर 2024 48.16 गीगावाट और 30 जून 2024 नहीं 25, 30 जून 2025 तक कितनी? आपकी 51.6 गीगावाट। ठीक है, ध्यान रखना। तो देश में 48.16, राज्यों में देखो क्रमशः 1 नंबर पर कौन है? गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र। राजस्थान कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर। तो ध्यान रखना पवन ऊर्जा संस्थापित क्षमता 1 नंबर गुजरात, 2 नंबर तमिलनाडु। और राजस्थान का स्थान कौन सा? 5वां स्थान। राजस्थान का स्थान कौन सा? 5वां स्थान। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 नंबर पर कौन है? गुजरात है। ठीक है, ध्यान रखना ये 1 नंबर पर कौन है? गुजरात है। 2 नंबर पर कौन है? तमिलनाडु है। आगे आ जाओ, मैंने प्रश्न भी बना दिया है, जो अभी प्रश्न दिया था उसी का आंसर बताना। 31 दिसंबर 2024 तक कौन से राज्य की सर्वाधिक पवन ऊर्जा संचयी क्षमता है? तो अभी बताए ना कौन से राज्य की है? गुजरात की है। कौन से राज्य की? गुजरात। 1 नंबर पर गुजरात, 2 नंबर पर आपका तमिलनाडु और 5 नंबर पर कौन? राजस्थान। तो राजस्थान का नंबर ध्यान रखना कौन सा है? 5वां है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के अनुसार पूछा है। आर्थिक समीक्षा, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 तक राज्य की पवन ऊर्जा क्षमता कितनी है? ये राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के अनुसार है। देखो 5195.82 गीगावाट या 4414.12 गीगावाट, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? आपका ये है। ये तो कब का है? ये तो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की रिपोर्ट के अनुसार है ना, 30 दिसंबर तक। और ये राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के अनुसार है कितना? आपका 4414.12 गीगावाट। ये भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है ना, फिर मत कहना कि सर प्रश्न कहां से आया है। और एक महत्वपूर्ण लाइन भी देख लेना, कुछ योजनाएं हैं पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पुनः शक्तिकरण और जीवन विस्तार नीति 2023 में जारी की गई। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान जो है ना वो कहाँ है? चेन्नई में है। ध्यान रख लीजिएगा। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं आपके, और ये प्रश्न जो है ना मैंने आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में ही जो है ना आपको दे दिया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि आजकल इसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, इसलिए प्रश्न दिया है ये मैंने। अपतटीय पवन ऊर्जा एवं अपतटीय पवन ऊर्जा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करो? विचार करो। पहला कथन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति 6 अक्टूबर 2015 को जारी की गई। बिल्कुल सही है। वर्ष 2030 तक 37 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। बिल्कुल सही है। गुजरात के पीपा वाव, ध्यान से देखो, गुजरात का पीपा वाव हजीरा, 2 बंदरगाह हो गए हैं, गुजरात का पीपा वाव और हजीरा। तमिलनाडु का तूतीकोरिन और विजिजम अपतटीय पवन ऊर्जा हेतु क्या है? आदर्श है। ये 4 बंदरगाह हैं, ये 4 क्षेत्र हैं जहां पवन ऊर्जा का उत्पादन संभव है, अपतटीय पवन ऊर्जा का उत्पादन संभव है। पीपावाव, हजीरा, तमिलनाडु का तूतीकोरिन और विजिजम। यहां 1 गीगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र, अपतटीय पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित भी किए जा रहे हैं। ये भी ध्यान रखना। अपतटीय पवन ऊर्जा
परियोजनाओं के लिए एक व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण, है ना, योजना के तहत ये देखो 1 गीगावाट गुजरात तमिलनाडु के अपतट पर 500 गीगावाट संयंत्रों की स्थापना की जा रही है ना। ये जो 4 क्षेत्र बताए थे ना मैंने अभी, पीपाबाव, हजीरा, तमिलनाडु का तुतीकोरिन और कौन सा विजिजम, यहां टोटल 1 गीगावाट का, और गुजरात में 500 और आपके तमिलनाडु में 500 गीगावाट के जो मेगावाट है ना उसके क्या किए जा रहे हैं, सॉरी गीगावाट जो है, गीगावाट नहीं मेगावाट, ध्यान रखना, 500 मेगावाट के संयंत्र, टोटल 1 गीगावाट के संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। ये भी सही, ये भी सही, तो सारे क्या है, सही है। इनमें से ये 2 ये बड़ा काम का है, ध्यान रखना। 30 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है, कब तक, 2030 तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पीपाबाव, हजीरा और तुतीकोरिन और विजिजम, ठीक है। आगे चलते हैं, है ना, आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, देखो देखिए, वैश्विक पवन दिवस समारोह 2024 15 जून 2024 को भारत में आयोजित हुआ है। अब ये यहां से आपका आ गया है कौन सा, सौर ऊर्जा, क्या कह रहा है, 30 जून 2025 तक, है ना, सौर ऊर्जा की संचय क्षमता 30 जून 2025 तक की बात है, पीछे भी आया है 116.25 गीगावाट और 151.6 गीगावाट कौन है, पवन ऊर्जा है, ठीक है। 31 दिसंबर 2024 तक कितनी, अब देखो कितनी शानदार बातें हैं, वापस से देखना, और यहां से आपको कंफ्यूजन करने के लिए प्रश्न देगा। अभी के लिए आपको पवन के बारे में ध्यान रखना है। अगर आपसे ऐसे पूछ लेता है 31 दिसंबर, है ना, 2024 तक, तो लगभग 48 गीगावाट, ठीक है। और अगर आपसे ऐसे पूछ लेता है 31 दिसंबर के बाद में आपका 30 जून 2025 तक अगर पूछ लेता है तो लगभग 51.6 गीगावाट पवन ऊर्जा के बारे में। और अगर सौर ऊर्जा आपसे पूछ लेता है, कौन सी ऊर्जा, देखो कितनी शानदार बातें हैं यहाँ सौर ऊर्जा के बारे में। देखो अगर सौर ऊर्जा आपसे पूछता है कितनी तारीख तक, 31 दिसंबर तक अगर सौर ऊर्जा पूछता है 31 दिसंबर 2024 तक, तो लगभग ये हो गया 98, मतलब 97.86 है, तो 98 गीगावाट हो गया। और अगर आपसे क्या पूछ लेता है, आपके 30 जून तक पूछ लेता है, 30 जून 2025 तक, तो संचय क्षमता कितनी हो गई है, 116.25 गीगावाट हो गई है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 31 जनवरी 2025 तक भारत ने 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता दक्षता हासिल कर ली है। और ये डेट पूछेगा कि भारत ने कब 100 गीगावाट, है ना, सौर ऊर्जा क्षमता हासिल की, तो कब की है, 31 जनवरी 2025 को की है। यहां से आपका प्रश्न बनेगा ही बनेगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, सारे आंकड़े जो है ना वो मैंने आपको दे दिए हैं, है ना। आगे चलो, और भी आगे आ जाओ। ये प्रश्न मैं आपको पहले बता ही चुका, इसका आंसर तो आप दे दोगे। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के आंकलन के अनुसार देश में संभावित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है ना, 748.98 मतलब 750 गीगावाट, 695.50 गीगावाट, 1163.85 गीगावाट, या फिर आपकी ये, तो कौन सा आंसर आएगा, पहला आंसर आएगा, ध्यान रखना। ये है सौर ऊर्जा, ये है पवन ऊर्जा, कितने मीटर की ऊंचाई पर, 120 मीटर की ऊंचाई पर कौन है, पवन ऊर्जा है। और ये भी पवन ऊर्जा है, कितने मीटर की ऊंचाई पर, 150 मीटर की ऊंचाई पर, कितनी, 1163.85 गीगावाट इज द राइट आंसर, है ना। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा भी। अब देखो आ जाओ, क्या कह रहा है ना, कितने शानदार सिस्टमेटिक ढंग से दे दिए है। मिनिस्ट्री ऑफ, है ना, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अनुसार देखो क्या कह रहा है, देश में राज्यवार अनुमानित सौर ऊर्जा संभाव्यता, तो कुल तो कितनी है अभी पूरे देश में, कितनी है, 748.98 गीगावाट या फिर 750 गीगावाट। सबसे ज्यादा कहां की है, राजस्थान, फिर जम्मू कश्मीर, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, और फिर कौन है, आंध्र प्रदेश। कितनी काम की चीजें आई हैं, ये ध्यान रखो, है ना। यहां से अगर आपसे ऐसे पूछ लेता ना, सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा उत्पादित क्षमता, अगर आपसे पूछ रहा है ना उत्पादित क्षमता, तो भी 1 नंबर पर कौन है, राजस्थान आएगा। 1 नंबर पर कौन आएगा, राजस्थान, है ना। अगर आपसे ऐसे पूछ लेता है ना
ये तो संभाव्यता राजस्थान। अगर आपसे ऐसे पूछ लेता है सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है, तो भी कौन आएगा, राजस्थान। तो भी कौन आएगा, राजस्थान आएगा। ध्यान रख लेना, ध्यान रख लेना। अगर पवन ऊर्जा में पूछ लेता है ना, सबसे ज्यादा वर्तमान में पवन ऊर्जा संस्थापित क्षमता गुजरात की। अगर ऐसे पूछता है 100 मीटर की ऊंचाई पर संस्थापित जो क्षमता है या संभाव्यता जो है ना पवन ऊर्जा उत्पादन की, वो भी गुजरात में। 120 मीटर की ऊंचाई पर भी गुजरात में। 150 मीटर की ऊंचाई पर कौन आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा। और डायरेक्ट पूछता है ना कि पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता या संस्थापित क्षमता कहाँ है, गुजरात की है। ठीक है, ध्यान रखना। अगर ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता राजस्थान की, है ना, या सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा संभाव्यता उत्पादन की संभाव्यता राजस्थान में, और सबसे ज्यादा उत्पादन भी कहाँ होता है, राजस्थान में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2 नंबर वाला काम का है, यहां से जम्मू कश्मीर की संभाव्यता सब दूसरे नंबर पर सर्वाधिक है। ठीक है, आगे आ जाओ। यहां लिख भी दिया है मैंने, अगर आप आंसर देना चाहो तो आंसर दे सकते हो। 31 दिसंबर 2024 तक सर्वाधिक संचयी सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता, है ना, स्थापित क्षमता कौन से राज्य की है। तो अगर ये चाहे 31 दिसंबर दे दे, ये चाहे आपको 30 जून 2025 दे दे, या कोई सी भी डेट दे दे, कई सालों से नंबर 1 कौन है, राजस्थान ही है ना। आंख बंद करके आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे आ जाओ। फिर कौन आया, मैंने वो भी दे दिए हैं, कितनी कितनी क्षमता है, अभी मैंने इसकी चर्चा भी कर ली थी। 31 दिसंबर 2024 तक राज्यवार संचयी सौर ऊर्जा क्षमता 97.86 है ना गीगावाट। अभी बताया था ना, लगभग 98 गीगावाट। ध्यान रखना है कब तक, 31 दिसंबर 2024 तक। और 30 जून 2025 तक कितनी हो गई, 116 गीगावाट। ठीक है ना, यहाँ देख लो, राजस्थान है सबसे ज्यादा, फिर गुजरात है, फिर कौन है, गुजरात, और फिर कौन है, तमिलनाडु है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1 नंबर राजस्थान, 2 नंबर गुजरात, और पवन ऊर्जा में 1 नंबर गुजरात, 2 नंबर तमिलनाडु, राजस्थान 5 नंबर पर पवन ऊर्जा में। ठीक है, ये देख लो वो लेटेस्ट आंकड़ा जो मैं आपको बता रहा था, वो लेटेस्ट आंकड़ा मैंने यहाँ डाल दिया है। 31 जुलाई 2025 तक के आंकड़े हैं। 31 जुलाई 2025 तक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रेन्यूएबल एनर्जी, कौन सी एनर्जी है, ध्यान रखना, रेन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, तो देख लो देश में कुल कितनी है, 2,37,491। मतलब आपको ये ध्यान रखना है 237 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा संस्थापित क्षमता कितनी तारीख तक, 31 जुलाई 2025 तक, है ना। अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2025 तक लगभग 17,394 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा जोड़ी गई, है ना। राज्यों में सबसे ज्यादा देख लो, 1 नंबर पर गुजरात आ गया है 38,219। तो मैंने कहा था सामने मत देखना, क्योंकि वहां ज्यादा थी जून वाले में 38,400 थी, और यहाँ कितनी आ गई, 38,200 ही आ गई है। तो थोड़ी सी आंकड़ों में क्या है, ऊपर नीचे है। तो आपको क्रम ध्यान रखना है, गुजरात 1 नंबर पर, 2 नंबर पर कौन है, राजस्थान, और 3 नंबर पर कौन है, तमिलनाडु। राजस्थान यहाँ 38,168 हो गया है, जबकि वहां राजस्थान 38,800 के आसपास आ गया था। तो इनके ऊपर आपको क्या नहीं करना, गौर नहीं करना है। हालांकि ये सही है, इसमें आप कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। तो 1 नंबर पर गुजरात आ गया है, फिर राजस्थान है, फिर कौन है, तमिलनाडु है। बता दिया है मैंने आपको, ध्यान रख लेना। आ जाओ, सौर ऊर्जा 31 जुलाई 2025 तक। आप देख लो, मैं सारी चीजें बता देता हूं एक बार फिर से, आपको एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूं। ये सौर ऊर्जा है, अभी कितनी है, 119.0। ये कब तक की बात है, यह है 31 जुलाई 2025 तक की बात है। अगर आपसे ऐसे पूछ लेता है कितनी तारीख तक, 30 जून 2025 तक, तो लगभग कितनी आई थी, 98, 97.86 थी ना, तो लगभग 98 गीगावाट। और अगर आपसे ऐसे पूछ लेता है दिसंबर, है ना, 31 दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2000 सॉरी, है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अगर आपसे पूछता है 30 जून 2024, तो लगभग 116 गीगावाट था 2025 तक, है ना। 30 जून 2025 तक सौर ऊर्जा जो संस्थापित क्षमता है वो 116 गीगावाट, और 31 जुलाई 2025 तक 119.02 गीगावाट। और अगर आपसे ऐसे पूछता है कौन सा, 31 दिसंबर 2024, तो ये लगभग आपका 98 गीगावाट, है ना, 97 पॉइंट कुछ था ना, 97.86।
तो ये हो गया आपका लगभग कितना 98 गीगावाट। ठीक है, ध्यान रखना तीनों आंकड़े एक जगह कर दिए हैं। फिर इसमें ग्राउंड माउंटेड जो है ना वो 90 मतलब लगभग 91, फिर रूफटॉप जो है ना वो 19.88, हाइब्रिड जो है ना वो 3.06 और ऑफ ग्रिड इतना है। ये अप्रैल 2025 से जुलाई 2025 के बीच में 13,369 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, मैंने तीनों आंकड़े एक साथ लिख दिए हैं, है ना। फिर पवन ऊर्जा आ गई है, देखो पवन ऊर्जा कितनी है ना 52,140, जबकि आपकी 30 जून तक कितनी थी 51.6 गीगावाट, यहां लगभग हो गई कितनी 52.01 गीगावाट हो गई है ना। ध्यान रख लेना पवन ऊर्जा का भी। पवन ऊर्जा में फिर से बता देता हूं, पवन ऊर्जा में आपको फिर से बता देता हूं, ध्यान रख लेना। अगर वो आपसे ऐसे पूछता है दिसंबर 2024 तो पवन ऊर्जा है लगभग 48 गीगावाट। अगर वो आपसे ऐसे पूछता है 30 जून 2025 तो पवन ऊर्जा है लगभग 51.6 गीगावाट। और अगर वो आपसे ऐसे पूछता है 31 जुलाई 2025 तो ये हो गई 52, ये हो गई लगभग कितनी 52 गीगावाट हो गई है, 52.04 गीगावाट अभी ऊपर आई थी। ठीक है, ध्यान रख लेना। आगे आ जाओ, 31 मार्च 2024 तक अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान। तो मैंने बताया ना आपको, केवल जून महीना वो है जब पहले स्थान पर कौन आया राजस्थान, बाकी हमेशा कौन रहा है गुजरात रहा है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा गुजरात और राजस्थान इज द राइट आंसर है, क्योंकि जुलाई में फिर से कौन आ गया गुजरात आ गया। ठीक है ना, आ जाओ रबिया। देखिए किस किस को याद रहा है, इस वजह से मैंने ये प्रश्न वापस से दिया है। आंसर दो। MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, भारत सरकार के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एंड एनर्जी के अध्ययन के अनुसार राजस्थान के धरातल से 150 मीटर की ऊंचाई पर अनुमानित पवन ऊर्जा क्षमता कितनी है? 248 गीगावाट, 142 गीगावाट, 127.5 गीगावाट या फिर 284 गीगावाट। तो इसका राइट आंसर कौन होगा भैया? इसका राइट आंसर इज द फोर्थ, इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिस भी विद्यार्थी ने इसका आंसर दिया है बधाई का पात्र है। ध्यान से सुनते रहिएगा। अब ये सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा आपकी कंप्लीट है। अब जो आपके गैर परंपरागत ऊर्जा, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, अलियाबेट अपतटीय तेल क्षेत्र निम्नांकित में से कहाँ स्थित है भाई? अलियाबेट कहाँ है? गुजरात में आता है ना। तो गोदावरी, खंबात की खाड़ी, कावेरी या कचकारण? तो कचकारण भी नहीं है, कावेरी भी नहीं है और ये भी नहीं है। कौन सा राइट आंसर है? खंबात की खाड़ी, अलियाबेट अपतटीय तेल क्षेत्र। ठीक है ना, खंबात की खाड़ी में आता है। जिसने भी इसका सही आंसर दिया है बधाई का पात्र है। एनटीपीसी भैंसारा है ना, कौन सा है? एनटीपीसी भैंसारा सौर ऊर्जा परियोजना हाल ही में राजस्थान के निम्नांकित में से कौन से जिले में चालू की गई है? सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में प्रश्न पूछा गया था, तो कौन से में चालू की गई है? जैसलमेर में, इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं रबिया, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, है ना। देखिए प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करो। निम्नांकित में से कौन सा पश्चिमी भारत का अपतटीय तेल क्षेत्र नहीं है? बॉम्बे हाई है, बसीन है ना, और अंकलेश्वर भी है, सॉरी अलियाबेट भी है। कौन सा नहीं है? अंकलेश्वर पश्चिमी, है ना, अंकलेश्वर है ये क्या नहीं है? पश्चिमी अपतटीय तेल क्षेत्र नहीं है। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ध्यान रखना। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो ये इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं रवि। प्रश्न को पढ़ो, आंसर दो। सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या तमिलनाडु, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? इसका राइट आंसर होगा कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं रबिया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आप देख लो। ये बड़ा काम का है, इनमें से असंगत का चयन करना है। नाहरकटिया जो है ना, कौन है? नाहरकटिया गैस के लिए है क्या? जरिया जो है ना वो कोयले के लिए है। अलियाबेट जो है ना वो तेल के लिए है। मोरान हुगरीजन जो है ना वो कोयले के लिए है ना, मोरान हुगरीजन जो है ना वो तेल के लिए है। तो कौन सा आंसर आ गया? असम का है मोरान हुगरीजन, है ना। कहाँ का है? असम का है। अलियाबेट गुजरात का है। निजरिया झारखंड का है
और नारकटिया जो है ना वो गैस के लिए है, असम का ही है। कहाँ का है? असम का ही है। तो मोरान हुब रीजन जो है ना वो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये इसका क्या है? राइट आंसर है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना कहाँ की है रबिया? देके बताओ, इडुक्की जल विद्युत परियोजना कहाँ की है? इडुक्की जल महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक? कहाँ की है भैया? इडुक्की। पूछेगा एग्जाम में कहाँ की है? केरल की जो है ना ये जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही है? परमाणु शक्ति केंद्र और राज्य, केगा कर्नाटक में है, राइट। नरोरा उत्तर प्रदेश में है, राइट। काकरापारा महाराष्ट्र में है, ना गुजरात में। कलपक्कम तमिलनाडु में है, राइट। तो कौन सा गलत हुआ? ये गलत हुआ और यही इसका क्या है? सही आंसर है, क्योंकि काकरापारा कहाँ है? गुजरात में है, महाराष्ट्र में नहीं है। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ का है? इसका आंसर दो रे भाई। देखिए झरिया कोयला क्षेत्र है ना भारत के किस राज्य में है? अभी तो बताया मैंने, बिहार, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा या झारखंड। अभी बताया था ना, झारखंड का प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है कौन सा? झरिया। ठीक है भैया, अगले वाले प्रश्न की तरफ देखो, है ना। ये काम का प्रश्न है, हालांकि मैं बहुत बार इसकी चर्चा कर चुका। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्मीय ईंधन स्रोतों से कितनी संस्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है वर्ष 2030 तक? 500 गीगावाट, 300 गीगावाट, 250 गीगावाट, 350, 500 या 450? तो कौन सा आंसर आएगा? 500 गीगावाट। सबका सही है। अगला प्रश्न, नवीकरणीय, ये भी इजी प्रश्न ही है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने वाली राज्य की संस्था कौन सी है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है, राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण है, या राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर कौन आएगा? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम इज द राइट आंसर, है ना। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ो। यह है सबसे ज्यादा काम का प्रश्न, महासागरीय जल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। महासागरीय जल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, ये तो ज्वारीय ऊर्जा ही है। महासागरीय जल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा कौन है ना? महासागरीय जल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो है ना वो कौन है? आपकी यही है। अगर प्रश्न ऐसे आता महासागरीय जल के तापमान से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, अगर ऐसे आ जाए तो फिर ये आंसर आ जाएगा कौन सा? ओटीसी, है ना, ओशियन थर्मल कन्वर्जन एनर्जी हो जाएगा। वापस से देख लें, महासागरीय जल से जो प्राप्त हो रही है वो तो ज्वारीय ऊर्जा ही है, लेकिन अगर प्रश्न ऐसे आ जाए महासागरीय जल के तापमान से, जो जल का तापमान है ना, उस जल के तापमान को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेना, ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेना, उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं? ओटीईसी, है ना, मतलब ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन बोलते हैं। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं रबिया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? लद्दाख का पूगा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? लद्दाख की पूगा घाटी भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा? तो पूगा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? जियोथर्मल पावर के लिए प्रसिद्ध है। तो जियोथर्मल का मतलब कौन हो गया? भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा काम का है ये प्रश्न, सबसे ज्यादा काम का है और थोड़ा सा हार्ड भी है। इस प्रश्न का आंसर तो भी देखिए फटाफट, इस प्रश्न का राइट आंसर तो भी देखिए फटाफट, प्रश्न का राइट आंसर दीजिएगा भाई, देखिए फटाफट, है ना। यहां देखो NAPS, इसका मतलब होता है ना, एन नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, NAPS। तो NAPS में क्या 2 इकाइयां हैं? नरोरा उत्तर प्रदेश। क्या दिया है? क्षमता के बढ़ते क्रम में, है ना। TAPS तारापुर फर्स्ट, तारापुर मतलब ये हो गया तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। फिर ये हो गया आपका कुडनकुलम, है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। नंबर 2 कुडनकुलम तमिलनाडु। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, है ना, सॉरी राजस्थान, ये राउतबाटा, राउतबाटा एटॉमिक पावर स्टेशन, राउतबाटा फर्स्ट। अब इसको क्षमता के अनुसार क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर कौन आएगा? 4, 2, 1, 3 आएगा, क्योंकि राजस्थान का जो 1 नंबर है ना, ये राउतबाटा परमाणु संयंत्र की जो नंबर 1 इकाई है उसकी 0 है ना, तो 4 नंबर पर यही आएगा। ठीक है, फिर इसने 2 नंबर दिया है तारापुर महाराष्ट्र, ये लगभग 160 है 1 नंबर पर,
और फिर ये आपका 2 है और ये है कितना है 3, ये 1000 मेगावाट से ज्यादा का है। देखो पीछे नीचे आएगा, देखो देखो इसको देखो, बड़ा ही काम का है, ये ध्यान रख लेना। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट और राउतभाटा एटॉमिक पावर स्टेशन। यहां से आ जाओ, देखो नीचे आ जाएगा उसका जो विवरण है वो, और बड़ा ही काम का विवरण है कुछ तो। माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इकाइयां 1 से 4 का, है ना। पहला कंक्रीट भराव जो है ना वो किस वर्ष अपेक्षित है, किस वर्ष अपेक्षित है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर 2024 होगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 2000 जो है ना वो आपका 24 होगा। ये हैंग कैसे हो गया रे, इसका राइट आंसर जो है ना वो कौन हो जाएगा, 24 इज द राइट आंसर। क्या वापस चलाना पड़ेगा क्या, चल जाएगा क्या रे भाई, चल गया, है ना, चल गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है ना वो आपका कौन हो जाएगा, 2024 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक है, आगे चलो, अगला प्रश्न देखो, यहां दे दिया है मैंने वो जो काम की चीजें आई थी ना अपनी, यहां से देखो। सबसे पहले हमने किसकी बात की है, काकरापारा, सूरत गुजरात में, है ना। कौन सा है, काकरापारा। यहाँ 2 इकाइयां 220 मेगावाट की, मतलब कितनी की होगी टोटल, 440। मतलब एक जो इकाई है ना वो है 220 मेगावाट की, और 2 इकाइयां हो गई कितनी, 440। यहाँ 2 इकाइयां प्रत्येक 700 मेगावाट की, तो कितनी हो गई, 1400। तो टोटल कितनी हो गई भैया, 1840। तीसरी इकाई 700 मेगावाट 30 जून 2022 को शुरू हो चुकी है। चौथी 700 मेगावाट 31 मार्च 2024 को शुरू हो चुकी है। मतलब आपको एक क्षमता ध्यान में रखनी है, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया गया है। अगर आपसे पूछ रहा है काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र और इकाई नंबर 1 तो 220 मेगावाट की, इकाई नंबर 2 220 मेगावाट की, इकाई नंबर 3 है ना जो ये है ऊपर वाली, ये है ना 3 और 4, देखो तीसरी और चौथी ये जो ऊपर लिखी हुई है यहाँ, तो इकाई नंबर 3 700 मेगावाट और इकाई नंबर 4 700 मेगावाट। तो इकाई नंबर 1 220, इकाई नंबर 2 220, इकाई नंबर 3 700, इकाई नंबर 4 भी 700। ठीक है, इसका मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला आ जाओ, देखो किसके बारे में जानकारी आ गई है, भोजों के बारे में जानकारी आ गई है। नरोरा बुलंदशहर, अब देख लो यहाँ 2 इकाइयां हैं, एक इकाई 220 मेगावाट की, तो टोटल कितनी हो गई, 440 मेगावाट की। ये देखो कुडनकुलम तिरुनेलवेली, है ना, कट्टा बोमसेन तमिलनाडु। अब ये क्या है, देखो यहाँ 2 इकाइयां हैं, एक इकाई 1000 मेगावाट, एक इकाई 1000 मेगावाट, तो टोटल कितनी हो गई, 2000 मेगावाट। यहाँ तीसरी और चौथी इकाई, तीसरी और चौथी, तो पहली भी 1000 मेगावाट, दूसरी भी 1000 मेगावाट, तीसरी भी 1000 मेगावाट, चौथी भी 1000 मेगावाट की, देख लो यहाँ। और पांचवी और छठी ये भी क्या है आपकी 1000 मेगावाट की होंगी, 1000 मेगावाट की होंगी, है ना। तो यहाँ कितनी हो गई, 2000 मेगावाट, ये भी 2000 मेगावाट, ये 2000 मेगावाट, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 6000 मेगावाट। केगा में देखो 4 इकाइयां हैं, लेकिन प्रत्येक इकाई 220 मेगावाट की है। कहाँ, केगा, कर्नाटक में। ये ध्यान रखना, ध्यान रखना, इस प्रकार का प्रश्न पीछे बन चुका है, इसीलिए मैं यहाँ ये बता रहा हूं। मद्रास वाला देख लो, कौन सा वाला देख लो, मद्रास, मद्रास कलपक्कम चेन्नई तमिलनाडु, तो यहाँ कितना है, वही 2 इकाइयां हैं, एक इकाई 220 मेगावाट की, तो 400 और कितना हो गया आपका कलपक्कम तमिलनाडु वाला हो गया है। ठीक है ना, ऑप्शन में आपका कुडनकुलम था। अब राजस्थान में आओ, है ना, राजस्थान जो है उसमें एक इकाई 200 मेगावाट की जो बंद पड़ी है, 4 इकाइयां जो है ना वो 220 220 220 220 की 4 है, एक इकाई 700 की हो गई है ना, तो टोटल कितना हो गया, 1780 हो गया है। यहाँ एक इकाई की उत्पादन क्षमता 0 है, देख लो यहाँ जो 2, यहाँ तभी तो मैंने लिखा है ये ऐसी 2 इकाइयां थी, तो जो पहली इकाई है उसकी उत्पादन क्षमता 0 है। ठीक है, तो दूसरी इकाई जो है ना वो कितनी की है, 220 की है। तीसरी इकाई, चौथी इकाई, पांचवी इकाई और छठवीं इकाई ये कितने कितने की है, ये 220, ये भी 220, ये भी 220, है ना, 220 और ये भी 220, और सातवीं कितने की हो गई है,
है ना 700 मेगावाट की। और 7वीं का ये काम की डेट 7वीं कब चालू हो गई? 17 मार्च 2025 को। और 8वीं भी जो है ना वो क्या है? निर्माणाधीन है। ठीक है, ध्यान रख लेना, ये तारीख ध्यान रखना, 17 मार्च 2025। ठीक है। तारापुर महाराष्ट्र वाला जो है उसमें 160 की है पहली इकाई, दूसरी भी 160 की है, तीसरी इकाई 540 की है और चौथी इकाई भी 540 की है। ऐसे टोटल 4 इकाइयां हैं जिनकी कितनी है? 1400 मेगावाट है ना। ध्यान रखिएगा। यहां आ जाओ, गोरखपुर हरियाणा जो आपका है ना अणु विद्युत है फतेहाबाद में, 1 और 2 इकाइयां 700 मेगावाट की यहाँ बनाई जा रही है, उनकी स्थापना की जा रही है। तीसरी और चौथी इकाई की को भी क्या मिल चुकी है? अनुमति मिल चुकी है। यहाँ अभी स्थापित ही की जा रही है, उत्पादन यहाँ से शुरू नहीं हुआ। बांसवाड़ा राजस्थान में भी यही काम हो रहा है, 1 से 4 इकाई पहले चरण की अनुमति मिल चुकी है। चुटका मध्य प्रदेश में भी यही हो रहा है, 1 और 2 इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। कर्नाटक जो केगा था उसमें 4 ही थी, 5वीं और 6वीं इकाई स्थापित की जा रही है ना। अभी स्थापित नहीं हुई है, स्थापना जो है ना इनका जारी है, प्रोसेस में है ये, है ना। ये जल विद्युत परियोजनाएं आ गई हैं रबिया, जो लेटेस्ट जल विद्युत परियोजनाएं हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना अनिवार्य है। जम्मू कश्मीर की जल विद्युत परियोजना ध्यान रखना, उरी फर्स्ट, उरी सेकंड, लोहर झेलम, किशनगंगा, अपर सिंध, दुलहस्ती, बगलीहार, सलाल फर्स्ट एंड सेकंड, सेवा और कौन सी? रतले। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रतले है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन सी है? रतले। तो उरी फर्स्ट, उरी सेकंड, लोअर झेलम, किशनगंगा जल विद्युत परियोजना, अपर सिंध सेकंड जल विद्युत परियोजना, दुलहस्ती, बगलीहार, सलाल फर्स्ट, सलाल सेकंड, सेवा और कौन सी? रतले। सारी की सारी कहां की है? जम्मू कश्मीर की जल विद्युत परियोजनाएं हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला वाला प्रश्न, लद्दाख की जल विद्युत परियोजनाएं निम्बो बाजको और कौन सी है? चुटक। कहां की है? लद्दाख की। कौन कौन सी? निम्बो बाजको, एक तो कौन सा है? निम्बो बाजको, और एक कौन सा है? चुटक है। कहां की? लद्दाख की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। फिर देखो यहां उत्तराखंड की बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाएं जो ना मैंने दे दी है, क्योंकि ये थोड़ा सा हाईलाइट रहता है ना। देखो, धौलीगंगा, टनकपुर, खातीमा, विष्णुप्रयाग, सिंगोली, श्रीनगर, कोटेश्वर इंपोर्टेंट, चिल्ला, टिहरी सबसे बड़ा बांध है ना, मनेरी भाली, नतेश्वर मोरी, व्यासी, कुलहाल, धौलापुर है ना, कौन सा? खोडरी, और कौन सा? छिब्रो। कौन सा है? छिब्रो। वापस से देखो है ना, धौलीगंगा, टनकपुर, खातीमा, विष्णुप्रयाग, सिंगोली, श्रीनगर, कोटेश्वर, चिल्ला कहां की है? उत्तराखंड की। टिहरी है ना, मनेरी भाली, और फिर कौन सा? नेतवर मोरी, व्यासी, कुलहाल, धालीपुरा, और है ना आपका कौन सा? खोडरी, और कौन सा है? छिब्रो। कौन सा? छिब्रो। सारी की सारी कहां की है? कर्नाटक की है। सारी की सॉरी इसकी है ना उत्तराखंड की है। ठीक है, ध्यान रखना। हिमाचल प्रदेश, कौन सा प्रदेश आ गया है? हिमाचल प्रदेश जो है ना वो आपका आ गया है। तो इसका आंसर दो देखे हिमाचल प्रदेश वाले का। एक तो कौन सी है? देखो यहां गिरिबाता। कौन सी बाता? गिरिबाता जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश। एक सवरा कुड्डा, कौन सा है? सवरा कुड्डा। कोलडेम, बाकड़ा नांगल तो आपने पढ़ी है। ऊही, कौन सा? ऊही, और लारजी। तो है ना गिरिबाता मतलब गिरिबाता, सवरा कुड्डू है ना, कोलडेम, भाकड़ा नांगल, ऊही, और कौन सा? लारजी। ये सेंज कौन सा है? मैंने यहां लिख दिया सेनी। ये कौन सा है? सेंज है। ये कौन सा है? सेंज है। ध्यान रखना, ऐसे जय है ना, सेंज। संजय, नाथपी झाकरी या नाथपा झाकरी। ठीक है, और कासगंग, चमेरा, और कौन सा? बेरा है ना, शियूल। वापस से देखना भैया है ना, गिरी बाता और सवरा कुड्डू, कोलडेम, बाकड़ा नांगल, ऊही, लारजी है ना, सेंज, संजय, नाथपा झाकरी, है ना,
कासंग, कासंग, और कौन सा चमेरा, और कौन सा बेराशियूल। कहाँ की है? आपकी हिमाचल प्रदेश की। सरसरी नजर से देख जाना इनको, क्या पता है यहां से अगर कोई प्रश्न आ जाए तो। सिक्किम की जल विद्युत परियोजना कहाँ की है? सिक्किम की जल विद्युत परियोजना तीस्ता रंगीत, है ना, रोंग नीचू, और कौन सा डिक्चू। काम का है रंगीत, काम का है कौन सा रंगीत। तो तीस्ता रंगीत, रोंग नीचू, और कौन सा डिक्चू। कौन सा वाला है? डिक्चू। कहाँ के हैं? सिक्किम के हैं, ध्यान रखिएगा। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। अरुणाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं कौन सी की? अरुणाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं पारे, एक तो कौन सी है पारे, कामेंग, है ना, रंगा नदी, और कौन सी सुबनसरी। सुबनसरी तो एग्जाम में पूछ भी ली गई है ना। तो कौन कौन सी? पारे, कामेंग, रंगा नदी, सुबनसरी। कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगली तरफ बढ़े तो आपका कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं लोअर एवं अपर सिलेरू, नागार्जुन सागर, और कौन सा श्रीशैलम। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है, ध्यान रखना। ये तमिलनाडु की देखो, तमिलनाडु की कौन सी है? पुलिचिंथाला। तमिलनाडु की देखो कौन है? पुलिचिंथाला, है ना, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इसकी तेलंगाना दोनों की है। प्रियदर्शनी जुरला, पोचमपाद, है ना, जिसको आजकल क्या बोलते हैं? श्री राम सागर। तो कौन कौन सी है? एक तो कौन सी है ना, पुलिचिंथाला, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश की भी है दोनों। प्रियदर्शनी और कौन सा? पोचमपाद, है ना। तमिलनाडु नीचे दे रखा है आपका कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखो कुंडा है और मेटूर, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कुंडा है और मेटूर। केरल की अगर आप देखोगे ना तो सबरीगिरी, कौन सा है? सबरीगिरी, और कौन सा? इडुक्की। इडुक्की जो एग्जाम में पूछ लिया गया है ना। महाराष्ट्र की अगर आप देखोगे, इडुक्की एग्जाम में पूछ लिया गया है। महाराष्ट्र की कोयना घाटप्रभा, है ना। मध्य प्रदेश की इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर कहाँ की? मध्य प्रदेश की। इडुक्की जो है ना वो आपके एग्जाम में पूछ ली गई है। कौन सी वाली? इडुक्की। ठीक है, आगे आ जाओ। कर्नाटक की जल विद्युत परियोजनाएं शिव समुद्रम, कौन सी है? सॉरी, शिव समुद्रम देश की दूसरी जल विद्युत परियोजना। पहली कहां स्थापित हुई थी? दार्जिलिंग में। वराही, जोग एवं गरसोपा, है ना, कालिंदी, जगझारी, और कौन सा? कडरा बांध, तुंगभद्रा, और कौन सी? अलमाटी। अलमाटी बड़ी महत्वपूर्ण है। अलमाटी और मेटूर। अलमाटी कर्नाटक में है और मेटूर जो है ना वो तमिलनाडु में है। ठीक है, ध्यान रखना, ये दोनों महत्वपूर्ण है, अलमाटी वाला और मेटूर वाला, है ना। मणिपुर में लोकटक झील, और ये तुइरियल, कहाँ की है? तुइरियल मिजोरम की। मेघालय की कौन सी है? माई तंडू, कौन सा है? माई तंडू, और उमियम, कहाँ की? मेघालय की। नागालैंड की देखो डोयंग, और असम की कौन सी? कौपिली। असम की कौन सी है? कौपिली। तो लोकटक मणिपुर की, तुइरियल आपकी मिजोरम की, मेघालय की कौन सी? माईतंडू, और कौन सा? उमियम, और जो आपका डोंगियंग ये कहाँ का है? नागालैंड का। ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई, है ना। फिर ये कोयला उत्पादक क्षेत्र आ गए। तो भारत जो है ना इसमें टर्शियरी काल का कोयला और गोंडवाना लैंड का काल का जो है ना वो कोयला प्राप्त होता है। टर्शियरी काल का कोयला 2% है, और जो गोंडवाना लैंड काल का जो है ना वो कितना है? 98% है। ठीक है, तो देखो देश में 98% कोयला जो है ना वो गोंडवाना लैंड काल की चट्टानों से, और 2% केवल किससे प्राप्त होता है? टर्शियरी काल की चट्टानों से प्राप्त होता है। गोंडवाना लैंड काल की चट्टानों से ये ध्यान रखना बिटुमिन्स कोयला निकाला जाता है ना, और टर्शियरी काल की चट्टानों से लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है ना। प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों की बात करें ना तो सबसे प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है दामोदर घाटी। कौन सा है? दामोदर घाटी जो है ना वो सबसे प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। सर्वाधिक कोयला यहीं से प्राप्त होता है, यह ध्यान रखना। सर्वाधिक कोयला कहां से प्राप्त होता है? दामोदर घाटी से प्राप्त होता है। प्रमुख क्षेत्र देखो झारखंड का कौन सा? झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करणपुर। ये ध्यान रखना,
दामोदर घाटी में झारखंड का झरिया, बोकारो, गिरिडीह है और करणपुर, और पश्चिमी बंगाल का रानीगंज। ये तो ध्यान रख लेना, रानीगंज तो ध्यान रख ही लेना, क्योंकि ये देश का क्या है, पहला कोयला उत्पादक क्षेत्र है। कौन सा वाला, रानीगंज, ठीक है ना, ध्यान रखना। दोनों के दोनों कहां के हैं, दामोदर घाटी के। दामोदर घाटी झारखंड और पश्चिमी बंगाल में, झारखंड का झरिया, बोकारो, गिरिडीह है, करणपुर, और पश्चिमी बंगाल का रानीगंज। रानीगंज देश का पहला कोयला उत्पादक क्षेत्र है। फिर दूसरा कौन सा, महानदी घाटी। महानदी घाटी आपको छत्तीसगढ़ और कौन सा ध्यान रखना है, ओडिशा। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में फैली है। ओडिशा का तालचेर सबसे महत्वपूर्ण, छत्तीसगढ़ का है ना विश्रामपुर है, चिरमिरी और कोरबा। चिरमिरी और कौन सा है, कोरबा। ये कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के। और कौन सी घाटी में आते हैं, महानदी घाटी में आते हैं। कौन कौन से, ओडिशा का तालचेर, छत्तीसगढ़ का विश्रामपुर, चिरमिरी और कोरबा, ठीक है। फिर सोन नदी घाटी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का सिंगरौली। मध्य प्रदेश का कौन सा, सिंगरौली जो है ना, वो यहाँ का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। दामोदर घाटी मुख्यतः कहाँ है, तेलंगाना में। तेलंगाना, और तेलंगाना का कौन सा, सिंगरेनी। जबकि सिंगरौली कहाँ है, उसमें मध्य प्रदेश में। सिंगरौली कहाँ है, मध्य प्रदेश में, सिंगरौली है ना। और सिंगरेनी कहाँ है, आपके तेलंगाना में है, गोदावरी नदी में। वर्धा आपकी महाराष्ट्र में आई जाएगी। वर्धा आपकी कहाँ आ जाएगी, महाराष्ट्र में आई जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम की भी थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। जीवाश्मीय खनिज जिनका निर्माण वनस्पति एवं जीव जंतुओं के नीचे दबने, है ना, नीचे दबने रासायनिक अभिक्रिया, ताप एवं दाब की क्रिया से अपघटन से होता है। मतलब जीवाश्मीय खनिज है, जब उथल पुथल हुई थी ना पृथ्वी की, तो वनस्पति नीचे दबी, जीव जंतु नीचे दबे, और दाब एवं ताप की क्रिया के कारण से किसमें कन्वर्ट हो गए, है ना, जीवाश्मीय खनिजों में कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस कन्वर्ट हो गए। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस की प्राप्ति टर्शियरी काल की चट्टानों से होती है। टर्शियरी काल की अवसादी चट्टानों से होती है, देख लो। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की प्राप्ति टर्शियरी काल की चट्टानों से होती है। ये महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान रखना। आगे पेट्रोलियम के प्रमुख जो उत्पादक हैं उसमें ध्यान रखना, 1 नंबर पर बॉम्बे हाई, 2 नंबर पर राजस्थान, जितना भी होता है उसका 14.95% राजस्थान से। फिर असम और कौन सा, गुजरात। ध्यान रखना क्रमशः लिखा है, ये कैसे लिखा है, ध्यान रखना क्रमशः लिखा हुआ है ना, ये ध्यान रख लेना भी, ठीक है। फिर बॉम्बे है आपका, कौन सा है, बॉम्बे हाई। अब तटीय क्षेत्र जो मुंबई से, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको छोड़ देना, मुंबई के पास अरब सागर में स्थित है, इसको आप कट कर देना, ठीक है ना। ये देश का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक है, जिसकी खोज 1973 में की गई। यहां से 1976 में उत्पादन शुरू हुआ। फिर कौन है, राजस्थान, देश का दूसरा बड़ा तेल उत्पादक है ना। 4 पेट्रोलियम बेसिन 14 जिलों में फैले हैं, और 14.95% तेल का यहां से उत्पादन होता है। ध्यान रख लेना, 4 पेट्रोलियम बेसिन और 14 जिले और 14.95% का योगदान। यहाँ असम, जो अभी एक प्रश्न आया था, असम में देखो कौन कौन से क्षेत्र हैं, माकुम, डिगबोई, नाहरकटिया, मोरान, हुगरीजन, शिवसागर और रुद्र सागर, ये तीनों पूछेगा। माकुम, डिगबोई, चारों के चारों, नाहरकटिया, मोरान, हुगरीजन। माकुम देश का पहला तेल क्षेत्र है, ध्यान रखना। अगर ये नहीं आए तो डिगबोई करना है फिर आंसर। गुजरात, अंकलेश्वर पूछा था ना अभी, अंकलेश्वर, फिर भड़ोच, मेहसाणा, लुनेज, कोसावा, कल्लोल, है ना, अलिया बेट, और कौन सा, खड़िया बेट। अब तटीय तेल क्षेत्र हैं जो खंबात की खाड़ी में आते हैं, अलिया बेट वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ध्यान रखना। अलिया बेट वाला जो हिस्सा है ना, वो अब तटीय तेल क्षेत्र है जो खंबात की खाड़ी में आता है। प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादकों में क्रमशः बॉम्बे हाई, असम और गुजरात, राजस्थान केजी बेसिन मतलब कृष्णा गोदावरी बेसिन। यहाँ ये ध्यान रख लेना, पेट्रोलियम में 2 नंबर पर राजस्थान है बॉम्बे हाई के बाद में, प्राकृतिक गैस में 2 नंबर पर असम है बॉम्बे हाई के बाद में, ठीक है। लिग्नाइट कोयले के उत्पादक है तमिलनाडु, राजस्थान, 2 बड़े उत्पादक हैं। इसके अलावा असम का माकुम क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश का
नजीरा, नामचिक, नामपुक, ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं ये लिग्नाइट कोयले के। नजीरा, नामचिक, नामपुक। मेघालय का चेरापूंजी, दरानगिरी, मेलांग और लेनिंग। ठीक है, तापीय जल विद्युत परियोजना। फिर इसके बाद में अपना टॉपिक जो है ना वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। पहला जो है ना वो है रामागुंडम। पहला कौन सा है, रामागुंडम तेलंगाना, तालचेर ओडिशा, कोरबा छत्तीसगढ़, बैरोनी बिहार, औरैया उत्तर प्रदेश, सूरतगढ़ छपड़ा बारां राजस्थान, है ना, सिमहाद्री आंध्र प्रदेश, है ना, कुड़गी जो है ना वो कर्नाटक, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ था, कुड़गी कर्नाटक, सिंगरौली उत्तर प्रदेश, विंध्याचल मध्य प्रदेश और वेलूर तमिलनाडु। इसी के साथ जो है ना ये भारत के ऊर्जा संसाधन अपने क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपने सेशन को एंजॉय किया है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में और भी शानदार कंटेंट के साथ। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।